इन स्पीक एंड राइट डिफरेंटली पार्ट 2 में बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे जनरल वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग को अवॉइड करके आप कैसे ऑथेंटिक इंग्लिश अपने डेली कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू गो। और मैं आपको इस सेशन में बच्चे इनकरेक्ट फॉर्म भी बहुत सारे बताऊंगा, तो आप उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट रो जो है बच्चे ये ऑथेंटिक एंड करेक्ट वे है, सेकंड रो जो है वो जनरल वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग है, और ये भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये इनकरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये बोलना गलत नहीं है बच्चे, इसलिए मैंने इसे जनरल वे में मैंने इसे मेंशन किया है। आई एम 9 years old, ये बहुत फॉर्मल है, आप इसे सिंपली आई एम 9 बोल सकते हैं। अगर आप एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हैं, ये सिर्फ ना फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, आप इसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज आपका बहुत क्लियर है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो और आप बात कर रहे हो। सो ऑब्वियस ही बात है, यू आर नॉट 9 months old, यू आर 9 years old। ओके, बट आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, मैं नहीं कह रहा कि आप ये यूज नहीं कर सकते, ये जनरल वे है, बट अगर आप ऑथेंटिक यूज करेंगे आप सिंपली बोलेंगे आई एम 9। सो अगर मुझे बोलना हाउ ओल्ड आई एम, तो मैं बोलूंगा आई एम 38। ओके, सो मुझे years लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ये अनसेड है, ये अंडरस्टैंडेबल है। ओके, लेकिन अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहता हूं वहां पे शायद कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज 15 years old, बट ये कहना भी रॉन्ग नहीं है, माई सिस्टर इज 15। अगर आपको उसमें और इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि अगला नहीं समझ पा रहा है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं माई सिस्टर इज 15 years old, क्योंकि वो आपके सिस्टर से नहीं मिले हैं, आप अपने सिस्टर के बारे में बता रहे हैं, या किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बता रहे हैं और उनसे कोई इंटरेक्शन उनका नहीं है, फेमिलियर नहीं है, तो आप वहां पे ये मेंशन कर सकते हैं, ये फ्रेज आप मेंशन कर सकते हैं, 15 के बाद आप years old मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने अपने बारे में भी बोला तो आप ज़्यादातर अपने बारे में years old को अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो जो आपका लेटर जो आपका फ्रेज है उसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बोलेंगे आई एम 19, आई एम 18, आई एम 12। ओके, नाउ ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, आप इसे देखें, इसे आप बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं 24/7 और 24/7, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे लिखा है आप उसे वैसे बोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसे बोलते हैं। इसकी सिंपल जो वे है और ऑथेंटिक वे भी है, आप इसे सिंपली बोलेंगे 24/7, 24/7, जिसका मतलब ही होता है 24 hours a day, 7 days a week और all the time। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप ऑल द टाइम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इफ समथिंग इज अवेलेबल ऑल द टाइम, इट मींस 24/7, तो आप इसे अवॉइड करेंगे, 24/7 या 24/7 आप नहीं बोलेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डेली कॉन्वर्सेशंस में जनरल भी है, आप उसे भी अवॉइड करेंगे, और आप इनकरेक्ट तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे। देखिए, इसमें बहुत लोग इसमें डिबेट करते हैं कि क्योंकि ये प्रेपोजिशन पे लोग ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, वो ये कहते हैं कि आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, आप बोल सकते हैं आई एम गुड एट मैथ, बट अगर आपने ये बोला, जो लोग नहीं जानते हैं कि आई एम गुड इन मैथ, तो वो उसको रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ बच्चे कि दोनों पैटर्न आपके लिए जानना ज़रूरी, यानी कि दोनों कन्वेंशन जब मैं बोलूँ तो ब्रिटिश इंग्लिश की कन्वेंशन और अमेरिकन इंग्लिश की कन्वेंशन, यानी कि उनके बोलने लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जनरली ब्रिटिश फॉर्मेट में ब्रिटिश आपका कन्वेंशन है, वो प्रेपोजिशन एट यूज़ करते हैं। अमेरिकन जनरली वो ऐसा नहीं कि वो ये यूज़ नहीं करते हैं, वो इंटरचेंजेबली वो इन भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कहीं ये देखा और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो गलत है, आप दूसरे
में आप मिस्टेक निकालने लगेंगे, जबकि वो जो कन्वेंशन है वो जानते हैं कि मुझे किस कन्वेंशन को फॉलो करना है। हो सकता है वो इसी कन्वेंशन को जानते हो, इस कन्वेंशन को नहीं जानते हो, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ तो सारे मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और जो डेली कॉन्वर्सेशंस में और राइटिंग्स में जो सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, मैंने उसको मेंशन करने की कोशिश की है। अगेन फर्स्ट रो आपका ऑथेंटिक है, करेक्ट वे है, सेकंड आपका जनरल वे है, और ये तो इनकरेक्ट आपका वे है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्कस के साथ वो प्रेपोजिशन लगा देते हैं। डिस्कस का मतलब ही होता है, ठीक है, तो इसमें प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये इनकरेक्ट, ये इंडियनिज्म भी हो जाता है, यानी इंडियन वे ऑफ सेइंग और राइटिंग। तो आप इसमें डिस्कस अबाउट नहीं लगाएंगे, आप सिंपली लिखेंगे वी नीड टू डिस्कस दिस इशू। तो कहीं पर भी अगर आप डिस्कस वर्ड देखेंगे, उसके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक प्रोसेस ही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिस्कस करना। ओके, तो आप इस इनकरेक्ट फॉर्म को आप अवॉइड करेंगे। ये मैंने आपको एक्सप्रेशंस में बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था आई एम यूज टू वर्सेस आई यूज टू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आई एम यूज टू कहेंगे, तो उसके बाद का जो आपका वर्ड होगा या फ्रेज जो होगा, वर्ड जो होगा वो हमेशा वर्ब, ये एज अ फंक्शन, ये एज अ नाउन फंक्शन करता है, तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। ये वर्ब है लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, तो ये या तो ये आईएनजी फॉर्म में होगा या तो एक नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, वो सेशन आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आई एम यूज टू वर्सेस आई यूज टू मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये कहना सही है आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यानी कि आप प्रेजेंट एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम यूज टू वेक अप अर्ली, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है। सिमिलरली आई यूज टू हमेशा पास्ट एक्शंस, हैबिट्स के बारे में बताता है, तो आई यूज टू वेक अप अर्ली इसमें हमेशा ये फ्रेजल वर्ब है, बट कोई भी वर्ब अगर यूज होगा तो ये हमेशा बेस फॉर्म में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में वो यूज होगा। ओके, आप यहां देखो तो ये आप मिस्टेक नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ओके, ये भी बहुत कॉमन एरर है जो लोग करते हैं। ठीक है, आप सिंपली बोलोगे शी इज माई कजन, लेकिन ये इंडियनिज्म है, तो उसमें लोग मेंशन कर देते हैं शी इज माई कजन सिस्टर। देखिए कजन जो है वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, जेंडर इंक्लूसिव वर्ड है, राइट। तो उसमें सारे उसमें मेंशन हो जाते हैं, बहुत सारे जेंडर्स हैं, बट मीनवाइल आप ये समझो मेल और फीमेल। तो आपने जब कह ही दिया कि शी इज माई कजन, तो शी फीमेल के लिए यूज होता है, तो आप सिस्टर के लिए, आप सिस्टर ये टर्म आप यूज नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। सेम गोज टू ही इज माई कजन, तो ब्रदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ही आपको रेफर ही कर रहा है कि वो मेल है। ओके, तो कजन के साथ कभी भी आप ब्रदर या सिस्टर आप यूज नहीं करेंगे। ये भी कॉमन एरर है। लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा ये समझते हैं कि वाउल के पहले या वाउल साउंड के पहले हमें आर्टिकल अन लगानी है। दैट्स ओके, बट आपका ये भी देखना जरूरी है बच्चे कि क्या वो नाउन अनकाउंटेबल है या नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में ना तो ए लगता है ना तो अन लगता है। तो एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके लिए आर्टिकल ये डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, इसके लिए आप एक फ्रेज या डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई नीड सम और अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, और आप ये मिस्टेक भी नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप उसमें एस और ई एस नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन में हम एस और ई एस कभी नहीं लगाते, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस और ई एस नहीं लगा है, तो जो जनरल वे है लोग ये करते हैं उसमें एस और ई एस लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं या अनकाउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है बच्चे कि वो नाउन पहले से ही अनकाउंटेबल है। तो दो कैटेगरी है। ओके, आपका एक रेगुलर नाउन है और इरेगुलर नाउन है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, तो वो आपको सबसे पहले देखना है। तो इंफॉर्मेशन जो है ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए इसके साथ भी आप कभी भी अन तो डेफिनेटली आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो आप अन इंफॉर्मेशन तो कभी नहीं बोल सकते।
ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये भी मिस्टेक करते हैं और ये भी मिस्टेक करते हैं कि एक फ्रेज यूज करके दे हैव अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस नहीं बोल सकते। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत लोग गलत करते हैं, इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये है इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस, ओके सॉरी, ये इन्फॉर्मेशंस, मैं अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, जबकि एक्चुअल वर्ड जो है वो है इन्फॉर्मेशन। ओके, सो इन्फॉर्मेशन इज द राइट वर्ड। इसके पहले आप फ्रेज यूज कर सकते हैं, सम यूज कर सकते हैं, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट कभी भी आप इसके साथ आर्टिकल अन यूज नहीं करेंगे और इस वर्ड के साथ कभी भी आप एस और ई एस नहीं ऐड करेंगे। मूव ऑन। ये भी एक एरर है, इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेपोजिशन भी बहुत, मैं प्रेपोजिशन लेसन आपके साथ आपको वो बताऊंगा कि उसे हम कितने आसान तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो खुद में ही आपको वो बता देता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होगा। तो उसे उसे भी मैंने प्रेपोजिशन को बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएं उस तरीके से मैंने उसे डिज़ाइन किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, आप उसमें कंफ्यूज्ड होते चले जाएंगे। आप इसे ऐसा समझें कि ये एक कॉमन फ्रेज है, ठीक है, ये दोनों, ये भी गलत नहीं है और ये भी आप बोलोगे सर आपने इसे इनकरेक्ट में आपने इसे मेंशन कर रखा, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इन दोनों को आप ध्यान देखना, मैंने दोनों मेंशन किया है। ओके, अगर मैंने कहा शी इज एट द हॉस्पिटल, या मैं कह रहा हूं आई एम एट द हॉस्पिटल, यानी कि मैं विजिट करने गया हूं, मैं पेशेंट को देखने गया हूं, तब मैंने कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है, आपको कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है, एट। यहां पे इस सिचुएशन में मैंने बताया है कि आप इसमें इन द हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एडमिट नहीं हो, आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, आप यू डिड नॉट गो टू सी द डॉक्टर, यू वेंट टू सी द पेशेंट। ओके, आप एक विजिटर हो। लेकिन अगर आपको कहना है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप पे ट्रीटमेंट चल रही है, तब आप इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में इन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे बहुत लोग क्या करते हैं, इसे एट बोलते हैं, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में विजिटर हैं तो एट यूज करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप वहां पे प्रीपोजिशन इन का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि लोग हमेशा डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे बिलीव करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा, देखिए ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वे मैं आपको क्यों सिखाता हूँ बच्चे, क्योंकि आप उस तरीके से, जब आप इस तरीके से बोलना या लिखना सीखते हैं, तो आप सबसे पहला रेपिटिशन को सबसे पहला, और दूसरा आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन को, ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन को अवॉइड करते हैं। अगर मैं पूछूं कि अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में बोलना चाहते हो कि हम दोनों, या मैं उसे जानता हूं बहुत अरसे से, 5 साल से, 2 साल से, आप इसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है, क्योंकि जानता है तो बहुत लोग इसे हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में कि जिस सेंटेंस में ता है ती है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंग्लिश में, इस तरीके से आपको सीखना भी नहीं चाहिए। आप इसे सिंपली इस फॉर्म में बोलेंगे कि आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। हो सकता है आपके लिए अननेचुरल हो, आपने ये फॉर्मेट कभी देखा ना हो, क्योंकि ये ऑथेंटिक इंग्लिश है, इसमें कोई भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है क्योंकि आपने एग्जैक्टली हिंदी को इंग्लिश कर दिया है। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप उसे याद भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, क्योंकि ये आप हर सिचुएशन में आप यही यूज करेंगे, इसके अलावा और आप किसी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप कॉन्टेक्स्ट अलग कर सकते हैं, आप अपने तरीके को हमेशा यही रखेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे। तो मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर है, तो एक एग्जाम्पल मैंने और मेंशन किया है। वी नो ईच अदर फॉर एजेस, हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। आप इसे हिंदी से इंग्लिश में करो, आप हमेशा इसी से करोगे तो ये इनकरेक्ट है, ये जनरल भी नहीं है, ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। आप हमेशा बोलोगे वी हैव नोन ईच अदर फॉर एजेस, हम एक दूसरे को बहुत साल से, बहुत अरसे से हम जानते हैं। ओके, तो ये आप इसे याद भी कर सकते हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं, वो बोलते हैं ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर। आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। और ये भी आप देख ले, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, इसे भी लोग गलत फॉर्म में बोलते हैं, बोलते हैं हाउ लॉन्ग वर दे मैरिड। तो आपको हमेशा इस तरीके से आपको यूज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो आप इसे इस तरीके से
हाँ, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ नहीं है। आप चाहें तो इसमें अपने सेंटेंस को अगर आप आगे इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, हाउ लॉन्ग हैव दे बिन मैरिड, कितने, इसका मतलब ये कि कितने साल से वो लोग मतलब मैरिड हैं। ओके, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में तो आप इसे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि दे हैव बिन मैरिड, अगर आपको कंटिन्यू करना है सो दे हैव बिन मैरिड, उसी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। सो दे हैव बिन मैरिड फॉर 10 years। सो आपने एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में बोला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ऐसे नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा, दे वर मैरिड फॉर 10 years। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये भी लोग करते हैं, ये जनरल भी नहीं है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। जब आपने बेबी गर्ल बोल दिया, यानी कि गर्ल आप जब ने बोल दिया, लेट्स से यू visit you visited to the hospital, okay, you visited a hospital, or someone was expecting a baby, ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अगर आपको पता चलता है और आपको ये मैसेज पास ऑन करना है, if somebody ask you कि क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ बेबी गर्ल। क्योंकि जब आपने गर्ल ऐड कर दिया तो ये इंडियनिज्म है, आप इसमें शी नहीं यूज कर सकते, यानी इसको आप वाइस वर्सा भी नहीं बोल सकते। आपको हमेशा इट्स अ बेबी गर्ल या इट्स अ बेबी बॉय, आप इसे ये भी नहीं बोल सकते ही इज अ बेबी बॉय। ओके, क्योंकि ही से, प्रोनाउन से ही पता चल गया कि वो गर्ल है। आपको अपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है, अपने प्रोनाउन को इसमें सबसे ज्यादा देखना है, तो हम इस वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं, इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय। ये एक ऑथेंटिक वे है, ये गलत नहीं है। इस फॉर्मेट में अब आप देखें कि नो वन, समवन, एवरीवन, इस प्रोनाउन के लिए आप कौन सी चीजों को आप यूज करते हैं? आप जनरली यूज करते हैं हिज और हर, राइट? क्योंकि आप उसमें दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, आप मेल को भी और फीमेल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मैं नहीं कहता ये गलत है, बट आप इसे, क्योंकि ये बहुत ओल्ड इंग्लिश है, तो जनरल वे में भी, मतलब एक्चुअली क्यों अवॉइड करने बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में हम हिज और हर ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, देयर। तो ये प्रोनाउन आप यूज करेंगे, आप इस प्रोनाउन को आप डेफिनेटली आप इसको अवॉइड करेंगे। तो जितने भी ये सब्जेक्ट होते हैं ना, नो वन, एवरीवन, समवन, ओके, नोबडी, एवरीबडी, आप उसके लिए हमेशा जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो आप देयर यूज करेंगे। यहां भी आप देखें, इफ एनी वन इज लेट टेल देम टू वेट, ये भी आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहां पर क्या मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरी वन, आप हमेशा उसके लिए क्या यूज करेंगे, दे, क्योंकि अब ये आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये देयर ना होगा, देम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अवॉइड करेंगे। सबसे पहला मैं इस सेंटेंस में आपको ये बता रहा, आप इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंडीशनल है, लेकिन ये जीरो कंडीशनल है। तो मैं आपको जब कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, हर कंडीशनल्स को मैं बहुत नीट एंड सिंपल वे में आपको बताऊंगा। बट अभी आप ये समझें कि ये हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें बहुत अमेजिंग चीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉमा आप देखेंगे अगर आप दूसरे फॉर्मेट में बोलेंगे, ठीक है, लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आस्क देम टू वेट इफ एनीवन इज लेट, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा दोनों सेंटेंसेस यानी कि दोनों क्लॉजेस के बीच में, वो मैं आपको कंडीशनल्स में बताऊंगा। बट आप ये समझे कि आप फर्स्ट फॉर्मेट में यहां पर इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जीरो कंडीशन, यानी कि आप प्रेजेंट, आप सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बोल रहे हैं, तो इफ के साथ आप यहां पे विल यूज नहीं करेंगे। तो बहुत लोग इसे करते हैं, तो ये इनकरेक्ट आपका फॉर्म है। तो ये आपको कंडीशनल्स में मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा, बट मीन वाला आप इसे अवॉइड करेंगे। और इसे भी आप चाहे तो प्लीज आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस प्रोनाउन को ना यूज करके देम देयर को आप यूज कर सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। आप देखो ये भी सब्जेक्ट है आपका समवन, इसके लिए भी जो आएगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि देयर यूज करना है, देम यूज करना है कि दे यूज करना है, वो आपके सेंटेंस के यानी कि सिंटैक्स पे, यानी कि ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, ठीक है, वो आपके वर्ड टाइप पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मैंने ये बोला कि समवन हैज टू डू इट एंड ही और शी, ठीक है, देखो मैंने प्रोनाउन यूज किया है, ये जनरल वे है, तो इसे अवॉइड करके आप सिंपली यूज करेंगे दे, क्योंकि ही और शी को जब जब नहीं बोलना चाहेंगे तो आप इस प्रोनाउन का आप यूज कर सकते हैं, तो ये ऑथेंटिक वे है। ओके, एवरीवन वाज लेट,
ठीक है। एवरीवन जो है वो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, लेकिन इसमें लोग इसलिए समझते हैं एवरीवन में हमने सबको इंक्लूड कर दिया, तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट, ये आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। मैं एक तो मैं आपको कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दोनों बहुत वास्ट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों मैं आपको बहुत सिंपल और नीट वे में आपको समझाऊंगा। बट मीन वाला आप ये समझे बच्चे, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीबडी, ईदर, नीदर, ये सारे जो हैं वो आपका क्या है, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप नहीं बोल सकते एवरीवन वर लेट, क्योंकि वॉज आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आप वर्ब भी आप इसमें सिंगुलर यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इसमें मेंशन किया है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, बट बहुत जनरल वे है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा, आपके लिए अननेचुरल होगा, आप बोलेंगे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़ रहे हैं या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑथर या पब्लिकेशन ने दैट प्रिंट करना वो भूल गए। ऐसा नहीं है। मैं अपने कॉन्वर्सेशन में जनरली इसको अवॉइड करता हूँ। मैं कभी कभी इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि रीडर्स को आसानी हो, वो ये ना समझे, बट मैं जनरली इसे अवॉइड करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि अगर ये कहीं यूज़ हुआ है तो गलत नहीं हुआ है। तो आप इसे सिंपली बोल सकते हैं, यू सेड इट्स इम्पॉर्टेंट, ना बोल के यू सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत आपका एक मतलब रेपिटिशन इसमें भी आ जाता है और ये अननेसेसरी है, तो आप इसे अवॉइड कर दे। दैट्स वाई इसे मैंने पैरेंथेसिस में रखा है। और जब भी मैं ऐसे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, मैं ऐसे कहीं पर भी कुछ भी आर्टिकल्स लिखता हूं, तो मैं हमेशा इसे इस फॉर्मेट में, मैं नहीं कह रहा कि मैं दैट यूज़ नहीं करता, बट मैं बहुत ज़्यादा इसे अवॉइड करता हूं। तो मैं रीडर्स के लिए जनरली यूज़ करता हूं, बट आई नो कि मैं इसे अवॉइड कर सकता हूं। आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं देखो तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। वो क्या कह देते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। ये ध्यान देना, तो जो वर्ब है जो एज अ नाउन फंक्शन करेगा, या तो आप इसे ऐसे समझे जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसी तरीके से यहां पर आप या तो इस तरीके से समझें कि आप इसमें हमेशा सीइंग यूज करेंगे जो एज अ नाउन फंक्शन करेगा, या नहीं तो आप ये समझें कि ये जो टू है यहां पे, देखिए ये हमेशा होगा आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यानी कि जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। तो पहला फॉर्मेट आप ऐसे समझें कि ये एज अ नाउन फंक्शन करेगा हमेशा, ये कभी भी वर्ब में नहीं हो सकता। और दूसरा, आप मतलब ये बेस फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में नहीं हो सकता। दूसरे तरीके से आप ये समझे कि ये जो टू है यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, यानी कि टू गो, राइट, टू ईट, टू डांस नहीं है, तो इन्फिनिटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हमेशा आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसे फ्रेजेस का यूज करेंगे तो आप अपने इस वर्ड को ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये हमेशा आपका आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी कि जिसे आप मेन वर्ब करते हैं वो एज एक्चुअली एज अ मेन वर्ब नहीं है, वो एज अ नाउन फंक्शन करता है। या तो आप इस तरीके से समझे, या तो आप इस तरीके से समझे कि यहाँ पे टू ये जो है जो इन्फिनिटिव नहीं है, तो इसके बाद हमें बेस फॉर्म नहीं लाना है कि सिंपल प्रेजेंट नहीं लाना, हम हमेशा आईएनजी फॉर्म में वर्ड लाएंगे, वर्ब लाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंडीशनल्स में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट आपका पार्ट है क्लॉज, आप इसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो लोग इसे मिस्टेक कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही इसे विल यूज कर देते हैं। ये भी आपका जीरो कंडीशनल है। इफ आई हैव टाइम देन आई विल चेक योर मेल, आप नहीं बोल सकते इफ आई विल हैव टाइम आई विल चेक योर मेल, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। इफ आई नो द ट्रूथ, अब आप यहां पे कंडीशनल देख रहे हो, अगर मुझे सच्चाई का पता होता तो मैं कहता, या मैं कह पाता, या मैं कहूंगा, आप इस तरीके से। लेकिन ये कंडीशनल है, तो आप देखो ये जो मैंने यूज किया है ये पास्ट के लिए, लेकिन ये कंडीशनल्स है, तो आप पास्ट वर्ब का, सिंपल पास्ट का आप यूज करते हैं कंडीशनल्स के लिए। जीरो कंडीशनल नहीं है ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है, तो आप इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते, फर्स्ट पार्ट इसमें सही है, लेकिन आपने सेकेंड पार्ट में क्या यूज किया, आपने फ्यूचर का आपने यूज किया, आप इसे कह सकते हैं आपने प्रेजेंट पे यूज किया, क्योंकि ये कंडीशनल्स है, तो कंडीशनल में ही आपको इसे बोलना है। तो ये मैं आपको कंडीशनल्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं वो सेशन कंडक्ट करूंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने किए हैं, देखिए ऐसे आपको मिलेंगे, हो सकता है मीन वाइल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आपको डेली कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में यूज आपको करना पड़ता है। इसमें क्या मिस्टेक है, इफ़ आई हैड नोन द ट्रुथ,
तो जो सेकेंड पार्ट है वो उसमें आप वुड हैव का यूज करेंगे और यहां पे सिर्फ वुड का है, तो ये गलत है। आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे? हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू। और यहां पे अगर वो आपने उस तरीके से बोला, लेकिन आपको सेकेंड जो क्लॉज है वो आपको उसमें हैव लगाना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल्स में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इससे ये बहुत ही कॉमन है, ये आप इसे बहुत लॉजिकली आप समझ सकते हैं। ये जो मैंने यूज किया है ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता आई वुड हेल्प द पुअर, जबकि मैं नहीं हूं। ये अनरियल है, ठीक है, ये अनरियल कंडीशनल्स है जो कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब उस फॉर्मेट में इफ आई वॉज आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो वर्ब हम यूज करते हैं वो हम हमेशा अनरियल कंडीशनल्स के लिए, तो रियल कंडीशनल्स और अनरियल कंडीशनल्स ये आपका जानना जरूरी है। तो आप इसमें ये वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये रियल कंडीशनल नहीं है, ये अनरियल कंडीशनल है, ठीक है। ये देखो, ये आपका रियल कंडीशनल्स है, ठीक है। आई अपोलोजाइज इफ आई वॉज रूड, आप नहीं बोल सकते कि आई अपोलोजाइज इफ आई वर रूड, क्योंकि आप ये अनरियल कंडीशनल नहीं है, ये रियल कंडीशनल, मतलब ये एक्चुअली हुआ है, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। तो आप इस फॉर्मेट में हमेशा बोलते हो। इस वर्ब का आपको ज्यादा ध्यान देना है, जो इफ के बाद आप यूज करते हैं उस पे वॉज यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि वो रियल कंडीशनल है या अनरियल कंडीशनल से। ओके, आप इसे देखो, ये आपका रियल कंडीशनल है। इफ आई वॉज रॉन्ग, आप नहीं बोल सकते इफ आई वर रॉन्ग, क्योंकि ये अनरियल कंडीशनल्स हो जाएगा। इफ आई वॉज रॉन्ग अबाउट सूजन आई विल अपोलोजाइज टू हर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में से बोलेंगे। विशेज एंड हाइपोथेसिस, मैं भी आपको कंडीशनल्स के बाद हमेशा ये जो सेशन है कंडीशनल्स के बाद में विशेज एंड हाइपोथेसिस बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये भी एक आपका कंडीशनल फॉर्मेट में आता है। आई विश आई वर टॉलर, जो आप नहीं हो, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ये गलत नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहां मेंशन नहीं किया है। आई विश आई वॉज टॉलर, ये मॉडर्न इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, इफ के साथ तो डेफिनेटली आप यूज नहीं करेंगे, बट ये विशेज एंड हाइपोथेसिस के लिए जनरली लोग आप देखेंगे वॉज यूज कर सकते, तो ये एक्सेप्टेबल है। मॉडर्न इंग्लिश में ये वॉज का जो यूज है वो एक्सेप्टेबल है। सो आप दोनों बोल सकते हैं, इफ सॉरी, आई विश आई वॉज टॉलर, आई विश आई वॉज टॉलर। इफ आई वॉजंट बिजी आई वुड हैव, रियल कंडीशनल्स अगेन है, तो आप इसमें वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे, ये अनरियल कंडीशनल्स के लिए होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आप, क्योंकि मिस्टेक ये जो वर्ड है मैं अक्सर यूज करता हूं, लेकिन उसके लिए जो मुझे मेन वर्ब यूज करना है वो आप डन यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा किस वर्ड को यूज करेंगे, मेड। सो आई हैव मेड अ मिस्टेक, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव डन अ मिस्टेक, क्योंकि ये इनकरेक्ट वे है, जनरल भी नहीं है। तो आप ऑथेंटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई हैव मेड अ मिस्टेक। कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, अगेन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया कि आप या तो डिटर्मिनर यूज करेंगे या तो कोई फ्रेज यूज करेंगे। आप इसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम एस और एस का भी यूज नहीं कर सकते। ये जेंडर इंक्लूसिव है, ये भी मैं आपको एक अलग सेशन, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज में आप इससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आज के डेट में मैं मानता हूँ ये इनकरेक्ट है, ये जनरल भी नहीं है, ये इनकरेक्ट है। हमें जेंडर को इंक्लूड करना है, ठीक है। हम अपने कम्युनिकेशन में जेंडर इंक्लूसिव वर्ड को हम यूज करें फॉर अ प्लेजेंट एंड कर्टियस कॉन्वर्सेशन के लिए। तो आपको क्या करना, आपको अपने वर्ड की चॉइस बहुत अच्छी रखनी है। आप जो वर्ड यूज कर रहे हो क्या वो ऑफेंसिव है या नहीं है, क्योंकि आपने बैट्समैन बोला, तो आज फीमेल भी क्रिकेट खेलते हैं, राइट, तो उनके लिए ये वर्ड बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा। तो आप क्या यूज करेंगे, बैटर, ओके, द बैटर इज इंजर्ड, नॉट द बैट्समैन इज इंजर्ड। उसी तरीके से आप पुलिस मैन या पुलिस वुमेन आप नहीं बोलेंगे, आप एक वर्ड यूज करेंगे जेंडर इंक्लूसिव का, क्या, द पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये जेंडर इंक्लूसिव आपका लैंग्वेज है। दैट्स ऑल, बट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये लिस्ट जो है जितने मैंने सेंटेंसेस फ्रेजेस मैंने मेंशन करने थे मैं कर चुका हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस फ्रेजेस आपको डेली कॉन्वर्सेशंस में, राइटिंग में, जब आप बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, फिक्शन पढ़ रहे हो, नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, या किसी से आप बात कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो उसे आप प्लीज़ नोट डाउन करें। इसलिए मैंने मेंशन किया है, पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट यू स्पीक, राइट, रीड एंड लिसन टू। तो उसमें आपको वर्ड देखनी है कि आप कौन से वर्ड को आप यूज करेंगे, वही आपका ऑथेंटिक इंग्लिश आपका डिसाइड करेगा। यानी कि फ्रेजेस भी, सिर्फ वर्ड नहीं, फ्रेजेस भी,
ओके, उसमें फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। तो आपको करना क्या है, मेक अ लिस्ट एंड सब्सटीट्यूट देम। जो भी आपका जनरल वर्ड है, इनकरेक्ट को तो आप डेफिनेटली सब्सटीट्यूट करेंगे ही करेंगे, इनकरेक्ट आप नहीं बोलना चाहेंगे। तो आपको वो तो करना ही है, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये करना है कि जो जनरल वे है, ठीक है, जनरल वे को भी आपको अवॉइड करना है। तो ऑलवेज लुक फॉर द ऑथेंटिक वे। और ऑथेंटिक वे में क्या देखना है आपको, कि ये जो वर्ड है क्या ये जेंडर इंक्लूसिव वर्ड है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सब्सटीट्यूट किससे करेंगे, ऑथेंटिक इंग्लिश से। और आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में यूज करेंगे इफ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं ये शीट आपसे शेयर कर लूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, you can write in the comment box. I'll certainly respond to you. Thank you so much for your time and patience. Have a good time. Take care.